नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अजमेर में एक युवक पर सेना में नौकरी करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उसने अपना ही डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया बल्कि सेना में नौकरी भी हासिल कर ली। दरअसल अजमेर के किशनगढ़ पास देशवाली ठानी गांव है। इस गांव का युवक मोहिद्दीन ओवर एज हो गया था, लेकिन वो हर हाल में भर्ती होना चाहता था। लिहाजा उसने पहले जालसाजी से अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। इस मृत्यु प्रमाण पत्र में अपना नाम बदलकर मोहिन सिसोदिया रख लिया और उम्र भी कम दिखा दी। सातिर दिमाग ने 10वीं की परीक्षा भी दोबारा दी ताकि आधार कार्ड पर अपडेट हो जाए। फिर हाथ में मृत्यु प्रमाण पत्र आने के बाद उसने मोहिन सिसोदिया के नाम से आर्मी में आवेदन किया। हैरानी की बात यह है कि ये जालसाज सेना में भर्ती भी हो गया। अब बारी थी सेना में ट्रेनिंग की। इस ट्रेनिंग के लिए दौरान मोहिद्दीन को करीब 50,000 रुपये महीने मिलने थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी सेना ने मोहिद्दीन उर्फ मोइन के दस्तावेजों की जांच की और एक चिट्ठी बंदर सिंदरी थाने में भेज दी। सेना की इस चिट्ठी के बाद खुलासा हुआ कि राजपूताना राइफल्स में 20 जुलाई 2021 को भर्ती मोइन सिसोदिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके यहां नौकरी प्राप्त की है। मोइन सिसोदिया ही मोहिद्दीन है, जिसकी वास्तविक जन्मतिथि 6 नवंबर 1998 को हुई और उसने 2013 में 10वीं की परीक्षा दी थी। इसके बाद उसने अपने आप को मोइन सिसोदिया बताकर 6 नवंबर 2001 की जन्मतिथि से फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए और वर्ष 2019 में वापस 10वीं की परीक्षा दी। साथ ही सेना में भर्ती के लिए परीक्षा दी और जुलाई 2021 में सेना में राजपूताना राइफल्स के पद पर चयनित भी हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि मोहिद्दीन को सेना में जाने के लिए पहले खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना था। 2019 में सरपंच की मिली भगत से उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया। शुरुआती जांच के मुताबिक फ्रॉड की पूरी कहानी में ग्राम पंचायत से जुड़े कई लोग शामिल हैं। जालसाजी का खुलासा होने के बाद सेना ने तुरंत मोहिद्दीन और मोहिन की सेना से बर्खास्त कर दिया। अब आपको इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। इसके पिता 46 साल के नूर मोहम्मद हैं, जो गांव में खेती करते हैं। परिवार में पत्नी फतीमा, बड़ा बेटा मोहिद्दीन और छोटा बेटा आसिफ और एक बेटी सलमा बानो है, जिसकी शादी हो चुकी है। मोहिद्दीन का जन्म 6 नवंबर 1998 को हुआ और आसिफ का जन्म 5 जुलाई 2001 को हुआ है। मोहिद्दीन ने 2013 में 10वीं पास की और 2018 में सेना भर्ती हुई। उसके छोटे भाई आसिफ का उसमें चयन हो गया था। मोहिद्दीन भी सेना में जाना चाहता था, लेकिन वहां ओवर एज होने की वजह से बाहर हो गया। इसके बाद मोहिद्दीन ने साजिश रची, खुद को मरा हुआ बताया और अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। डेथ सर्टिफिकेट में बाकायदा लिखा था कि मोहिद्दीन की 18 अगस्त 2019 को मौत हो चुकी है। इसके बाद मोहिद्दीन ने मोहिन सिसोदिया के नाम से 2019 में 10वीं की परीक्षा दी। पास होने के बाद मोहिद्दीन को मोहिन सिसोदिया के नाम से बोर्ड की मार्कशीट मिल गई। इस पर पिता का नाम नूर मोहम्मद और माता का नाम फतीमा बानो ही रहा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1998 से बदलकर हो गई 6 नवंबर 2001। यानी मोहिद्दीन उम्र में अपने छोटे भाई से भी छोटा हो गया। मोहिद्दीन को सेना में जाने के लिए अपनी उम्र कागजों में कम दिखानी थी। इसके लिए जरूरी था कि उसकी 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड पर भी नई जन्म तारीख हो, लेकिन यह संभव नहीं था। ऐसे में पहले उसने खुद का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, जिसके लिए उसके पिता मोहम्मद नूर ने पंचायत से मिलीभगत की और 2019 में सरपंच ने मोहिद्दीन की मौत की पुष्टि कर अनुशंसा कर दी। इसके बाद आवेदन ग्राम सचिव ने वेरीफाई किया और फिर तहसीलदार ने। कहीं कोई जांच नहीं हुई और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया, जिस पर मौत की तारीख लिखी गई 18 अगस्त 2019। इस तरह आसानी से मोहिद्दीन का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। इसके बाद मोहिद्दीन ने पास के ही नलू गांव के एक स्कूल बाल कृष्ण भारती में मोहिन सिसोदिया नाम से एडमिशन लिया। वहां यह 9वीं का स्टूडेंट बना। इसी स्कूल से 2019 में 10वीं की परीक्षा दी। फॉर्म में उसने अपना नाम मोहिन सिसोदिया लिखा और जन्म तिथि लिखी 6 नवंबर 2001। वर्ष 2020 और 2021 में इस स्कूल से 12वीं उत्तीर्ण की
अब उसके पास मोहिन सिसोदिया के नाम से बोर्ड की दो कक्षाओं की मार्कशीट होगी और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में 10वीं की मार्कशीट पर नई तारीख भी आ गई। इन्हीं मार्कशीट के आधार पर उसने अब पहले राशन कार्ड में और बाद में आधार कार्ड में अपने नाम और जन्म तारीख भी बदलवा ली। अब उसे मोहिन सिसोदिया के नाम से आधार कार्ड की जरूरत थी, जिस पर उसकी नई डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन वह नया आधार कार्ड नहीं बनवा सकता था क्योंकि पुराने आधार कार्ड के रिकॉर्ड में उसका बायोलॉजिकल रिकॉर्ड था। यदि वह फिंगरप्रिंट देता तो तुरंत पकड़ में आ जाता। इसलिए उसने 10वीं की नई मार्कशीट के आधार पर ऑनलाइन ही पुराने आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि बदल ली, जिसके बाद आधार कार्ड में ही उसका नाम मोहिउद्दीन से मोहिन सिसोदिया हो और जन्म तिथि 6 नवंबर 1998 से 6 नवंबर 2001 हो गई। लेकिन आधार कार्ड का नंबर एक ही रहा, जो 36440467 और 716 है। मोहिउद्दीन का छोटा भाई आसिफ 2018 में सेना में सैनिक की पोस्ट पर चयनित हुआ था। उसका वेतन अच्छा था, जिसे देख बड़े भाई मोहिउद्दीन ने भी सेना में जाने की सोची, लेकिन उस वक्त भर्ती रैली नहीं हुई और फिर कोरोना काल आ गया। सेना भर्ती के लिए आवेदक की उम्र 17.5 साल से 22 साल के बीच होनी चाहिए थी। मोहिउद्दीन का जन्म 1998 में हुआ था। परिवार जानता था कि वहाँ ओवरएज हो रहा है, इसलिए मोहिउद्दीन ने पहले कागजों में खुद को मृत बताया और फिर नए नाम से 10वीं की परीक्षा देकर मोइन बना और जन्म तिथि भी बदलकर आसिफ का छोटा भाई बन गया। इसी बीच अजमेर में आर्मी रैली भर्ती हुई। 11 जुलाई 2022 से 2 अगस्त 2022 तक हुई थी। इसमें आवेदन ने 24 मई 2022 से 27 जून 2022 तक लिए गए। मोहिउद्दीन ने यदि कागजों में हेराफेरी नहीं करता तो उस भर्ती के समय उसकी उम्र 24 साल की होती और वहाँ अयोग्य हो जाता। इस पूरे मामले में मोहिउद्दीन के भाई छोटे भाई आसिफ की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। वहाँ पहले से ही सेना में भर्ती हो चुका था, अब अपने बड़े भाई को भी वहाँ नौकरी दिलवाना चाहता था। सेना में भर्ती के लिए रिलेशनशिप श्रेणी में 5 प्राथमिकता है। इनमें से तीसरी प्राथमिकता के तहत सेवारत सैनिक अपने एक सगे भाई के लिए सिफारिश कर सकता है। यदि वह सेना के मापदंड पूरे करता तो उसका चयन हो जाता। उसने इसी कोटे का फायदा उठाया और मोहिउद्दीन से मोहिन बने अपने बड़े भाई को छोटे भाई बताकर आर्मी रिलेशनशिप कोटे के लिए सिफारिश कर दी। आसिफ वर्ष 2018 में सेना की राजपुताना राइफल्स में चयनित हुआ था। वहाँ अभी जयपुर स्थित बटालियन नंबर 24 में कार्यरत है। यहाँ पूरा मामला सेना को मिली एक चिट्ठी के आधार पर खुला है, जिसमें गांव के कफूर खान ने पूरी जानकारी सेना के अधिकारी को दी। शिकायत के बाद इसकी जांच हुई तो पूरा मामला खुल गया, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। सेना की ओर से भेजे गए दस्तावेज के आधार पर मोहिउद्दीन और मोहिन सिसोदिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यहाँ जांच आरई थाना के गुमान सिंह कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे युवक जालसाजी करके पहले सेना में भर्ती हो गया। सेना में ट्रेनिंग के बाद उसे महीने के 45 से 50 हजार रुपये का वेतन मिलता, लेकिन उससे पहले ही रक्षा मंत्रालय के महानिदेशालय को मिली एक चिट्ठी ने उसका पूरा राज खोल दिया। सेना ने तुरंत उसे बर्खास्त कर दिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तो यकीन हो गया कि किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह लगने जैसी आज की कहानी है ये। अब बात करते हैं चर्चित श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा की मौत से पहले की आखिरी चैट सामने आई है। यह चैट 18 मई यानी मौत से कुछ घंटे पहले की है। शाम 4:34 पर श्रद्धा ने अपने दोस्त को मैसेज किया था, लेकिन श्रद्धा को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी चैट होगी। श्रद्धा ने अपनी दोस्त को लिखे मैसेज में कहा था कि मुझे खबर मिली है कि इसके बाद श्रद्धा ने एक और मैसेज किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं किसी चीज़ में बहुत बिजी हूँ। उसी दिन शाम 6:29 पर उसके दोस्त ने पूछा कि क्या खबर है। हालांकि श्रद्धा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद उनके दोस्त ने कई बार कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने कोई जवाब भी नहीं दिया। नवंबर 2020 में श्रद्धा वलकर ने पुलिस में आफ्ताब के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में आफ्ताब से जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने दावा किया था कि आफ्ताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। श्रद्धा ने ये शिकायत मुंबई के तुलिज पुलिस स्टेशन में दी थी। श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ शिकायत में कहा था कि वहाँ उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की है
वहाँ मुझे धमकी देता है कि वहाँ मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। वहाँ पिछले 6 महीनों से मेरे साथ मारपीट कर रहा है, लेकिन वहाँ मुझे जान से मारने की धमकी देता है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकी और उसके परिजनों को भी इसकी जानकारी है कि वहाँ मेरे साथ मारपीट करता है। उसने मुझे मारने की कई बार कोशिश की, बल्कि श्रद्धा अपना यहाँ हर्ष पहले से जानती थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि श्रद्धा खुद कह रही है। दरअसल श्रद्धा ने 2020 में पुलिस को आफ्ताब की शिकायत में कहा था कि एवरसाइड सिटी जो पुलिस स्टेशन के सामने एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में श्रद्धा लिखती है कि मिस श्रद्धा विकास वर्कर उम्र 25, आफ्ताब अमीन पूनावाला उम्र 26 की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। श्रद्धा ने इसमें आफ्ताब अमीन पूनावाला के नंबर्स और पूरा पता भी लिखा था। श्रद्धा ने कहा था कि मुझे गालियाँ देता है और मुझे पीटता है। आज उसने मेरा दम घुटकर मारने की कोशिश की और वहाँ मुझे डराता है और ब्लैकमेल करता है कि वहाँ मुझे मार डालेगा, मुझे जगह जगह से काट डालेगा और मुझे पिछले 6 महीनों से मार ही रहा है। श्रद्धा आगे लेटर में लिखती है कि मुझमें पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ मुझे जान से मारने की धमकी देता है। उसके माता पिता सब जानते हैं, वो मुझे पीटता है और मारने की कई बार कोशिश कर चुका है। वहाँ आगे लिखती है कि आफ्ताब के परिवार वाले यहाँ भी जानते हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते और यहाँ हफ्ते में भी आया करते थे। मैं आज तक उनके साथ रही हूँ क्योंकि जल्द ही शादी करना थी और उनके परिवार का आशीर्वाद था, लेकिन अब से मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। किसी भी तरह के शारीरिक नुकसान के बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वहाँ मुझे कहीं भी देखता है तो मुझे चोट पहुँचाता है। फिलहाल आफ्ताब ने कोर्ट में कहा है कि वहाँ जांच में सहयोग कर रहा है और उसने जहाँ शव के टुकड़े फेंके हैं उसने उन जगहों की जानकारी भी दी है। आफ्ताब ने कहा है कि वहाँ सब कुछ बताएगा, लेकिन घटना को ज़्यादा दिन हो जाने की वजह से वहाँ कई चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा है। आफ्ताब के वकील के मुताबिक उसे यहाँ सही तरीके से याद नहीं है कि उसने आरी कहाँ से खरीदी। आफ्ताब ने तालाब का भी मैप बनाया है जहाँ उसने श्रद्धा का सिर फेंका था। श्रद्धा मर्डर केस में बीते 13 नवंबर को दिल्ली को हिलाकर रख दिया। पीड़िता की मौत की गुत्थी सुलझाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है, लेकिन अभी भी श्रद्धा का कटा हुआ सिर कहाँ है, वो कौन सी असली वजह थी जिसके चलते उसने हत्या की है, इन सारी वजहों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में नार्को टेस्ट होना है। अब श्रद्धा हत्याकांड का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है। नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी मिल गई है। आइए समझते हैं नार्को टेस्ट में पुलिस आफ्ताब से क्या क्या सवाल पूछ सकती है। दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट होने वाला है। पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए 40 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। आफ्ताब से पूछे जाने वाले सवालों में श्रद्धा और उसके संबंधों को लेकर पूछताछ की जाएगी, जैसे वो श्रद्धा से कैसे मिले, उसने श्रद्धा को कैसे मारा, शव के टुकड़े कहां कहां फेंके गए, और भी ऐसे कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब से पूछ सकती है। जरा इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आफ्ताब, तुम कहां के रहने वाले हो? परिवार में कौन कौन है? श्रद्धा से कैसे और कब मुलाकात हुई थी? दोनों के बीच शुरुआत में रिश्ते आखिर कैसे थे? फिर पहली बार दोनों में लड़ाई कब से शुरू हुई? श्रद्धा के उसके माता पिता से कैसे रिश्ते थे? लिव इन में रहते हुए उसने कब कब श्रद्धा से मारपीट की? क्या पहले कोई पुलिस कंप्लेंट की थी या फिर नहीं? मुंबई छोड़कर दिल्ली आने की असली वजह क्या है? मुंबई से कब निकले और कहां कहां घूमने के बाद दिल्ली आए थे? इस दौरान हिल स्टेशन पर जाने की क्या खास वजह थी? क्या श्रद्धा अभी भी जिंदा है या उसे मार दिया? क्या दिल्ली में आने की वजह ही श्रद्धा को मारने की थी? दिल्ली में श्रद्धा की हत्या किस तारीख को की थी? कितने बजे और कैसे मर्डर किया था? कैसे समझे कि श्रद्धा मर चुकी है? श्रद्धा की लाश के कितने टुकड़े किए थे? घर में कहां लाश काटी थी? पहले क्या किया था? तुमने आरी और चाकू से लाश काटी थी और कौन से हथियार थे? जिन हथियारों को तुमने कहां छिपाया है? मर्डर और लाश को काटने के लिए किसी फिल्म से आइडिया लिया था क्या? खून के निशान को घर से कैसे साफ किया? कितने दिनों तक घर में लाश रखी थी? लाश के टुकड़ों को घर में कहां कहां छिपाया था? हत्या के बारे में किसी पहचान वाले को बताया था क्या? इस हत्या के बारे में क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता था?
लाश के टुकड़ों को कैसे और कहां फेंके, घर से कब निकलते थे और श्रद्धा का सिर कहां है, उसे कहां छिपाया है, सिर वाले हिस्से को कब घर से बाहर ले गए थे। श्रद्धा की हत्या के बाद किसे किसे अपने कमरे पर लेकर आए थे, तुम्हारी कितनी लड़कियों से दोस्ती है, जब कोई लड़की कमरे पर आई तो क्या लाश रखी हुई थी। श्रद्धा से पहले तुमने कभी किसी लड़की के साथ तो ऐसी हरकत नहीं की। इस हत्या के बाद तुमने उसके मोबाइल फोन को कहां फेंका, अपने घर वालों को इसके बारे में क्या क्या बताया था, तुमने पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे और पुलिस से क्या क्या झूठ बोला है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो नार्कोटिक्स टेस्ट के दौरान आफताब पूनावाला से पूछे जा सकते हैं। अलर्ट विद समुंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इंदौर में 11 साल की मासूम के अपहरण के मामले में पुलिस ने लिस्टेड बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाश ने पुलिस को चैलेंज दिया था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, जिसके बाद पुलिस ने युवती बनकर आरोपी से व्हाट्सएप पर चैट की और आरोपी की लोकेशन मिलने पर उसे देवास से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पर 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। आइए देखते हैं पूरे मामले के बारे में। 11 साल की मासूम बच्ची को पहला फुसलाकर अपहरण के मामले में इंदौर पुलिस ने लिस्टेड बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ये लिस्टेड बदमाश शैलेंद्र उर्फ कन्नू सोलंकी है। जरा इसकी चाल देखिए। गिरफ्तारी से पहले पुलिस को दिया था चैलेंज, जहां सोशल मीडिया पर डॉन को पकड़ना ही नहीं नामुमकिन है जैसे लगातार बयान देकर पुलिस को चैलेंज देता रहा और पुलिस इसे तलाशती रही। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि ये लड़कियों से बात करने का शौकीन है तो पुलिस ने युवती बनकर व्हाट्सएप पर चैट शुरू की। जब धीरे धीरे इस जाल में ये बदमाश फंसा तो पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। हालांकि वीडियो चैटिंग के दौरान शक भी हो गया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद इंदौर की विजयनगर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गुंडे को काफी चालाकी से पकड़ लिया। ये बदमाश नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस को पता चला कि ये गुंडा लड़कियों से बात करता है। महिला कांस्टेबल ने उससे चैटिंग करके बातों में उलझाया और गुंडा जाल में फंस गया। पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई, जहां थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर के मुताबिक आरोपी का नाम शैलेंद्र उर्फ कन्नू है। देवास निवासी कन्नू पर देवास, उज्जैन और इंदौर के कई थानों में 20 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस अपहरण के प्रयास के मामले में उसकी तलाश कर रही थी। सूचना मिली कि आरोपी बार बार ठिकाने बदल लेता है, लेकिन इसी बीच पुलिस कर्मियों को उसका मोबाइल नंबर मिल गया। टीआई ने एक कांस्टेबल से उसकी बात करवाई। कांस्टेबल ने श्वेता के नाम से उससे बात की तो बदमाश को शक हुआ। उसने पहले कहा कि तुम तो पुलिस वाली हो, मुझे पकड़ाने के चक्कर में बात कर रही हो। उसने वीडियो कॉल करके बात की। इसके बाद पुलिस ने उसकी लोकेशन निकाली और एरोड्रम क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ छात्रा के अपहरण की कोशिश का केस दर्ज है। वो 11 वर्षीय छात्रा को ऑटो रिक्शा से अगवा करना चाहता था। छात्रा ने कालका मंदिर में छुपकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वो छात्रा को अगवा कर उसकी हत्या कर सकता था। ये बदमाश बेहद शातिर है। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर उसने हुलिया बदल लिया। जो शर्ट का फोटो अखबार में छपा उसने उसे भी जला दिया, लेकिन इसकी तरकीब काम नहीं आई और वहां पुलिस की हिरासत में है। 18 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक आरोपी के द्वारा उसको ऑटो में बिठा के अपहरण की कोशिश की थी और उस आरोपी का फुटेज हमारे द्वारा डेवलप किया गया था और उसका देवास का शैलेंद्र सोलंकी नाम का व्यक्ति ये पता चला था। हमने और भी डिटेल निकाली तो वहाँ का ये एचएस है, 12 अपराध पंजीबद्ध थे। यहाँ भी हत्या में फरार हुआ था, फिर बाद में जेल से जाके छूटा था। उस आरोपी के द्वारा लगातार फरारी के दौरान हुलिया चेंज कर लिया गया था। उसकी जो लाल रंग की शर्ट थी पहचान की, वो शर्ट उसके द्वारा जला दी गई थी। उस पर जब घेराबंदी करके हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया तो उस पर एक चाकू बरामद हुआ है। आरोपी को हमारे द्वारा पकड़ लिया गया है। ये कहीं बाहर साउथ में फरार होने की ट्रक पे जाने की फिराक में था। समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको कल हम जीआर पर पेश करेंगे। सर, बच्ची को कहाँ से लाया? गलत नियत से ले जा रहा था। उसके द्वारा ये बताया गया था कि बच्ची से उसके द्वारा बातचीत करके यहाँ मेले में ले जाने के लिए उसको बेला फुसला रहा था, लेकिन उसके द्वारा बच्ची के द्वारा
मना करके और ऑटो से उतर गई और फिर सीधे मंदिर पे पहुंच गई, जहां से उसके द्वारा हमारे यहाँ आके रिपोर्ट की गई थी। आरोपी बहुत खतरनाक किस्म का है। इस पर लगभग 20 अपराध इंदौर में, देवास में, उज्जैन में पंजीबद्ध हैं और देवास से स्थायी वारंट में फरार चल रहा है। इसकी उज्जैन और देवास को भी तलाश थी। आरोपी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसी केस में था कि सर और भी केस में? नहीं, हमारे इस केस में फरार चल रहा था। इससे पहले भी वो देवास का चूँकि एचएस रहा है, वहाँ से कई वारंटों में फरार था। वहाँ स्थायी वारंट था। जब हमारी पुलिस वहाँ पहुँची तो उनका ये कहना था कि काफ़ी लंबे समय से हम भी तलाश कर रहे हैं और हमारे द्वारा आज उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें कांस्टेबल विनीत हैं जो विशेष योगदान जिनका ये रहा है, योगेंद्र है, शिवराज है और दुष्यंत है। इन लोगों के अथक प्रयास के बदौलत इसको 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। अलर्ट विद समंदर के खास करके मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के एपिसोड में बात करेंगे कुख्यात अपराधी फिरोज अहमद की, जिसने अपराध की दुनिया से मुक्ति पाने के लिए एक बड़ा संगीन अपराध कर डाला। पुलिस रिकॉर्ड में खुद को मृत दर्शाने के लिए अपने हुलिये से मिलते जुलते व्यक्ति की हत्या कर उसको फिरोज की डेड बॉडी साबित करने के लिए एक साजिश रची। आज की कहानी एक ऐसे अपराधी की जिसने सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसी सीरियल के एक क्राइम सीन को अपनी असल ज़िंदगी में प्लान किया और ऐसे ही साजिश का ताना बाना तैयार किया कि क्राइम थ्रिलर फिल्म में भी उसके सामने फेल हो जाए। यह सच्ची कहानी है यूपी के प्रयागराज की। यहाँ रहने वाले एक खतरनाक अपराधी फिरोज अहमद पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। हर रोज़ उसे पुलिस का डर सताता था, यहाँ तक कि जेल आने जाने और मुकदमा लड़ने के लिए उसने लाखों रुपए का कर्ज ले रखा था, जिससे अब वो इसी मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था। इसी दौरान इस अपराधी ने एक क्राइम सीरियल देखा और तैयार की एक खुद की कत्ल की साजिश। दरअसल क्राइम सीरियल में फिरोज अहमद ने देखा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक शख्स अपने जैसे हुलिया का आदमी की तलाश करता है, फिर एक कत्ल कर देता है और यहीं से साजिश शुरू होती है। अब साजिश का आइडिया फिरोज खान के दिमाग में आ चुका था, लिहाजा उसने अपने जैसे दिखने वाले एक शख्स की तलाश शुरू कर दी। इस काम में फिरोज ने अपने 2 साथियों की मदद ली। ये 2 साथी शिव बाबू और शमशेर अली थे। जल्द ही फिरोज अहमद की तलाश पूरी हो गई और प्रयागराज के एक स्टेशन पर इन तीनों को फिरोज के हुलिये से मिलता जुलता शख्स भी मिल गया। फिरोज और उसके साथियों का शिकार था सूरज गुप्ता नाम का एक शख्स। तीनों ने सूरज को अपने साथ शराब पिलाने का न्योता दिया, जिसे सूरज ने स्वीकार कर लिया। पूरी प्लानिंग के तहत 16 अक्टूबर की शाम फिरोज, शिव बाबू और शमशेर ने सूरज गुप्ता को लेके गए, जहां उसे शराब पिलाई और मौका देखकर उसका गला काट दिया। अब चूंकि सूरज हिंदू था और फिरोज मुसलमान, लिहाजा स्क्रिप्ट तैयार थी। उसके मुताबिक सूरज के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से रेत दिया, सिर धड़ से अलग कर उसे नहर में फेंक दिया और लाश को जलाकर भी फेंक दिया। प्लानिंग के मुताबिक फिरोज ने बिना सिर की लाश के पास अपना लाइसेंस और पर्स छोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो, और पूरा क्राइम स्क्रिप्ट की तरह था। केस के मुताबिक फिरोज साबित करना चाहता था कि ये लाश उसी की है। यानी दूसरे दिन जब 17 अक्टूबर को पुलिस को मर्दापुर ढाबे के पास एक सिरकटी लाश मिलने की सूचना मिलती है, तो मौके वारदात पर जब पुलिस पहुंचती है तो जांच शुरू की तो उन्होंने देखा कि यहाँ लाश फिरोज नाम के एक अपराधी की है। जांच धीरे आगे आगे बढ़ी। हर बात पुलिस को चौंका रही थी। मसलन मरने वाले का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, लेकिन उसके हाथ पर त्रिशूल गोदा हुआ था। शक की सुई पुलिस को यहीं से शुरुआत हुई और पुलिस ने मृतक के अंडरवियर की एक तलाशी ली तो उसमें एक कागज का टुकड़ा मिला। इस पर्ची पर एक मोबाइल नंबर लिखा था।
जो कि मृतक के परिजनों का था। पुलिस ने नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि मरने वाले का नाम सूरज गुप्ता है। सब कुछ साफ हो चुका था, जो कि बक्सर बिहार का रहने वाला है। और अब पुलिस को समझते देर नहीं लगी। कातिल ने अपने ही कत्ल की साजिश रची थी, लिहाजा पुलिस को यह सब पता चल चुका था। पुलिस ने फिरोज की तलाश शुरू कर दी। फिरोज की तलाश में पुलिस और उसके घर पहुंची तो पता चला कि वो कई दिनों से घर नहीं आए हैं। फिरोज की तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी की और एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। फिरोज के पैर में पुलिस की गोली लगी थी। सूरज का कत्ल करने के बाद फिरोज ने अपना हुलिया भी बदल लिया था। उसने सिर और दाढ़ी के बाल मुंडवा लिए थे। वहाँ गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। कहते हैं कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जरूर चूक करता है। और यही चूक थी जो पुलिस की जांच का अहम हिस्सा बनी। और पुलिस जांच में अपराधी की खूनी करतूतों का खुलासा उसी हुबहू अंदाज में हो गया। अब आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताते हैं, श्रद्धा मर्डर केस की, उन 5 जरूरी सबूतों और उनकी सच्चाई के बारे में, जो श्रद्धा मर्डर केस की जांच में सबसे अहम साबित होने वाले हैं। ये सबूत आफ्ताब को दिलवा सकते हैं फांसी। देखिए क्या है श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की सबसे अहम 5 ये कड़ियां। आफ्ताब के लिए पुलिस रिमांड की मियाद अब पूरी हो चुकी है। 3 किश्तों में दिल्ली पुलिस उसे 14 दिनों की रिमांड पर ले चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वो जेल जाए, दिल्ली पुलिस आफ्ताब से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक सच जान लेना चाहती है। और इन सच्चाइयों में उन हड्डियों की सच्चाई भी शामिल है जो आफ्ताब की निशानदेही के बाद पुलिस ने मेहरौली के जंगलों समेत दूसरे स्थानों से बरामद किया। लेकिन दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर मामले में अभी भी सबूतों को जुटाने में पसीना आ रहा है। इन 14 दिनों में दिल्ली पुलिस आफ्ताब को कई ठिकानों पर लेकर गई, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब चलिए एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल वाकई 18 मई को ही किया था और फिर किश्तों में उसकी लाश के टुकड़े मेहरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों पर फेंकता रहा। ऐसे में अब इतने महीनों के बाद मिली हड्डियों से क्या श्रद्धा की मौत की तारीख या उसके वक्त का पता लगाया जा सकता है? क्या इन हड्डियों का पोस्टमार्टम वाकई में मुमकिन है? और क्या हड्डियों के पोस्टमार्टम से कत्ल से जुड़ी सच्चाई सामने आ सकती है? तो इन सवालों के जवाब को फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट के नजरिए से समझना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं उन 5 जरूरी सबूतों और उनकी सच्चाई के बारे में जो दिल्ली पुलिस की इस जांच में सबसे अहम साबित होने वाले हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब से एक सवाल बार बार पूछा जाता रहा। सवाल ये कि उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया था या फिर सोच समझकर इसकी प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस सवाल पर आफ्ताब लगातार झूठ बोल रहा है और यही से पुलिस को लगभग ये यकीन हो चला है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को अचानक गुस्से में नहीं मारा, बल्कि वो श्रद्धा के कत्ल की साजिश लंबे वक्त से बुन रहा था। इस बात को साबित करने के लिए पुलिस के पास श्रद्धा की कंप्लेंट की वो कॉपी भी है जिसमें उसने 23 नवंबर 2020 को वसई के तुलिंज थाने में दी थी। इस कंप्लेंट में श्रद्धा ने 2 साल पहले ही लिख दिया था कि आफ्ताब उसे गला घोंटकर मार देगा और लाश के टुकड़े करेगा और टुकड़ों को फेंक देगा। 18 मई 2020 को दिल्ली में आफ्ताब ने ठीक ऐसा ही किया। श्रद्धा की बातें सच साबित हुई। ये साजिश उसने तब से बुननी शुरू की थी जब उसे यकीन हो चला था कि एक रोज श्रद्धा उसे छोड़कर चली जाएगी। इसके लिए पुलिस के पास कई पुख्ता सबूत है। सबूतों की पहली कड़ी के तौर पर पुलिस को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि आफ्ताब श्रद्धा को प्री प्लान के तहत कत्ल के लिए दिल्ली लेकर आया था। दूसरी सबसे बड़ी कड़ी होगी श्रद्धा और आफ्ताब की दिल्ली में लोकेशन को साबित करना। यहाँ दिल्ली पुलिस आफ्ताब और श्रद्धा के मोबाइल फोन की लोकेशन और गूगल रूट मैपिंग के जरिए सबूत पेश करेगी कि हत्या के दिन यानी कि 18 मई को मरने और मारने वाले दोनों की लोकेशन छतरपुर में थी। श्रद्धा की हत्या में तीसरी कड़ी के तौर पर सबसे अहम सबूत साबित होगा घर में मिले खून के धब्बों और श्रद्धा के भाई और पिता के खून के नमूनों की डीएनए रिपोर्ट। इस डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए ये साबित होगा कि श्रद्धा की हत्या आफ्ताब के छतरपुर के फ्लैट में हुई और बाथरूम में लाश के टुकड़े किए गए। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को दरकार होगी सबूतों की तीसरी अहम कड़ी की। इस सबूत में
पुलिस को साबित करना होगा कि जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की है। जाहिर है हड्डियों का मिलान उनके परिजनों के रक्त से करने के लिए भी डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, जिससे ये साबित हो सके कि जंगल में मिली हड्डी श्रद्धा की ही है। पुलिस के पास एक जबड़ा भी मौजूद है, जिसमें दांत में मौजूद द्रव्य के जरिए डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है, जिससे पुलिस ये साबित कर पाएगी कि फ्लैट में हत्या करने के बाद श्रद्धा की लाश को जंगल में ठिकाने लगाया गया। श्रद्धा के हत्या की साजिश में अहम होंगे इन गवाहों के बयान। सबूतों की चेन में आखिरी कड़ी होगी उन गवाहों के बयान जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से श्रद्धा और आफताब से जुड़े हुए थे। इन गवाहों में श्रद्धा के दोस्तों की गवाही, फ्लैट के मालिक की गवाही, फ्लैट दिलाने वाले की गवाही, जहां से आरी खरीदी गई उस दुकानदार की गवाही, एफएसएल और सीएफएसएल के वैज्ञानिकों की गवाही, श्रद्धा के परिजनों की गवाही, मुंबई पुलिस के जांच अधिकारियों की गवाही, फ्रिज और वैक्यूम क्लीनर विक्रेताओं की गवाही भी बेहद अहम होगी। प्यार, लिव इन रिलेशनशिप और फरेब में कत्ल की इस सनसनीखेज कहानी की परतों में और भी सबूत पुलिस जुटाने में लगी है, ताकि कातिल आफताब को सख्त से सख्त सजा मिल सके। अलर्ट विद समुंदर में समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में वकीलों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी वकीलों ने मिलकर श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि देश भर में श्रद्धा हत्याकांड के मामले में वकीलों ने विरोध करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही कहा कि बेटियों को सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। दिल्ली में हुआ विभत्स श्रद्धा मर्डर केस इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धा को न्याय दिलाने और श्रद्धा के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग उठने लगी है। राजधानी में वकीलों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। देश भर में श्रद्धा की हत्या के मामले में वकीलों ने विरोध करते हुए फांसी की सजा की मांग की है। देवेंद्र रावत का कहना है कि बेटियों की हत्या के मामले में विरोध किया गया, लव जिहाद को लेकर विरोध किया जा रहा है। रावत ने अपील करते हुए कहा कि लोगों को अपने समाज में ही शादी करना चाहिए, जिस तरह श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए हैं। वकीलों ने आफताब पूनावाला को सख्त से सख्त सजा और देश में लव जिहाद के मामले रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। वकीलों ने कहा कि देश भर में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी लखनऊ की निधि गुप्ता तो कभी दिल्ली की श्रद्धा के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए समस्त हिंदू समाज के साथ बेटियों को ये समझने की जरूरत है कि सूझबूझ और सोच समझकर ही कोई कदम उठाए। संस्था ने मांग की है कि लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, ताकि ऐसे मामले भविष्य में दोबारा न हो सके। नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं ने मांग की है कि आफताब को कानून ऐसी सजा सुनाए जिससे ये अन्य आरोपियों के लिए एक सबक बन सके और कोई व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम देने के बारे में सोच भी ना सके। वकीलों का कहना है कि जिस तरह श्रद्धा के मर्डर ने हर किसी की रूह को कपा दिया है, इसी तरह आफताब को मिलने वाली सजा भी अन्य आरोपियों की रूह कांपने वाली होनी चाहिए। लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो भी हत्या हिंदू लड़के की होती है, और यदि मुसलमान लड़के से हिंदू लड़की शादी करती है तो भी हत्या हिंदू बेटियों की हो रही है। ये सरासर लव जिहाद नहीं है, ये देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको हम लोग आजकल लव जिहाद बोल रहे हैं। मैं तमाम बहनों बेटियों से अपील करता हूं कि वो इस लव जिहाद के जो दुष्चक्र है इसमें ना फंसे और हिंदू समाज में रहकर ही अपना शादी विवाह करें। अन्यथा श्रद्धा के जिस प्रकार 35 टुकड़े हुए हैं, हम तो यही कहते हैं कि श्रद्धा हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल नहीं, कई कातिल होंगे पीछे, अभी जिंदा हैं। अभी हम सब अधिवक्ता संघ के भाई बहन सब लोग यहाँ पर कैंडल अंबेडकर जी के सामने जलाएंगे और उसके बाद 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि देंगे।
सनीचरा के जंगलों में होने की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10,000 के इनामी आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का लाइव वीडियो सामने आया है, आइए देखिए इस मामले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। जरा ये तस्वीर देखिए, कैसे पुलिस को चकमा देकर भाग रहा है ये कुख्यात डकैत गुड्डा गुर्जर का साथी करुआ गुर्जर। दसियों गुड्डा गुर्जर गैंग का एक्टिव सदस्य करुआ गुर्जर भाग रहा है। पीठ पर बैग है, हाथ में दुनल्ली बंदूक है। क्राइम ब्रांच की टीम को लीड कर रहे सचिन पायलट उसे ललकारते हैं कि तू घिर चुका है। करुआ फिर भी नहीं रुकता, दौड़ना जारी रखता है। पुलिस गोली चला देती है और वो तेज भागने लगता है। इतने में चट्टान से टकराकर वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। वही पीछा कर रही टीम उसे दबोच लेती है। और पूछो। ये सीन किसी रील स्क्रिप्ट का नहीं, रियल है। शनिवार को चंबल और शनिचरा के जंगल में 10,000 का इनामी करुआ गुर्जर पकड़ा गया। 21 साल का करुआ गुर्जर लोहगढ़ का रहने वाला है, जो 60,000 रुपए के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर का रिश्तेदार है। गुड्डा भी लोहगढ़ का ही रहने वाला है। फिलहाल वो जेल में है। करुआ का मकान लोहगढ़ में गुड्डा के मकान से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। ये मकान अब पुलिस ढहा चुकी है। करुआ ने बोला कि पेट में पथरी है, इसलिए बीड़ी पीता है। करुआ गुर्जर के पेट में पथरी है और पथरी का दर्द उसे होता रहता है। जब टीम ने उसके बैंक खंगाले तो उसमें नमकीन, बिस्किट, बीड़ी का बंडल और गुटके की पुड़िया मिली। पुलिस को करुआ ने बताया कि उसके पेट में पथरी है और इसी वजह से वो बीड़ी पीता है। नमकीन और बिस्किट इसलिए रखता है कि इन्हें खाकर वो अपना पेट भर सके, क्योंकि जंगल में खाना नहीं मिल पाता। करुआ गुर्जर ने पुलिस को बताया कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ अचानक पहुँचता था और घंटे भर से ज्यादा समय तक वहाँ नहीं टिकता। उनसे वो पैसे लेता और खाना भी साथ में खा लेकर चल देता। अब उसे अपने रिश्तेदारों का भी भरोसा नहीं रहा। पुलिस ने उसके कब्जे से 12 बोर की एक दोनाली बंदूक, एक पट्टे में 10 कारतूस और जेब से 700 रुपए बरामद किए। करुआ गुर्जर जब भागने लगा तो टीम ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे उसका हौसला पस्त हो गया और उसकी चाल लड़खड़ा गई। वो सीधे भागने के बजाय इधर उधर करके भागने लगा, जिससे उसे गोली ना लगे। इसी दौरान वो एक ऊंची चट्टान पर भाग रहा था, तभी अचानक लड़खड़ा कर वो वहां से गिरा और जैसे ही वो गिरा, दोनों टीमों ने उसे जमीन पर दबोच लिया। उसकी बंदूक भी दूर जा गिरी और चप्पल उतर गई। करुआ गुर्जर ने पुलिस को बताया कि वो गुड्डा डकैत से 3 महीने पहले ही जुड़ा था। वो उसकी गैंग का परमानेंट सदस्य नहीं है। वो पहले गाड़ी चलाया करता था। बाद में जब कोरोना काल आया तो वो बेरोजगार हो गया। इसी दौरान रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार मांग कर काम चलाता रहा। उस पर उधारी का काफी बोझ हो चुका था, तो वो गुड्डा गैंग में शामिल हो गया। गुड्डा उससे अवैध वसूली करवाता था और इसी में से वो उसे अपना हिस्सा दिया करता था। अलर्ट विद समुंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब बात करते हैं चर्चित सद्दा मर्डर केस की। सद्दा की मौत से पहले की आखिरी चैट सामने आई। यह चैट 18 मई यानी मौत से कुछ घंटे पहले की है। शाम 4:34 पर सद्दा ने अपने दोस्त को मैसेज किया था, लेकिन श्रद्धा को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी चैट होगी। श्रद्धा ने अपनी दोस्त को लिखे मैसेज में कहा था कि मुझे खबर मिली है कि इसके बाद श्रद्धा ने एक और मैसेज किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं किसी चीज़ में बहुत बिजी हूँ। उसी दिन शाम 6:29 पर उसके दोस्त ने पूछा कि क्या खबर है। हालांकि श्रद्धा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद उनके दोस्त ने कई बार कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने कोई जवाब भी नहीं दिया। नवंबर 2020 में श्रद्धा वलकर ने पुलिस में आफ्ताब के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में आफ्ताब से जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने दावा किया था कि आफ्ताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। श्रद्धा ने ये शिकायत मुंबई के तुलिज पुलिस स्टेशन में दी थी। श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ शिकायत में कहा था कि वहाँ उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की है। वहाँ मुझे धमकी देता है कि वहाँ मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा।
वहाँ पिछले 6 महीनों से मेरे साथ मारपीट कर रहा है, लेकिन वहाँ मुझे जान से मारने की धमकी देता है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकी और उसके परिजनों को भी इसकी जानकारी है कि वहाँ मेरे साथ मारपीट करता है। उसने मुझे मारने की कई बार कोशिश की, बल्कि श्रद्धा अपना यहाँ हर्ष पहले से जानती थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि श्रद्धा खुद कह रही है। दरअसल श्रद्धा ने 2020 में पुलिस को आफ्ताब की शिकायत में कहा था कि एवरसाइड सिटी जो पुलिस स्टेशन के सामने एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में श्रद्धा लिखती है कि मिस श्रद्धा विकास वर्कर उम्र 25, आफ्ताब अमीन पूनावाला उम्र 26 की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। श्रद्धा ने इसमें आफ्ताब अमीन पूनावाला के नंबर्स और पूरा पता भी लिखा था। श्रद्धा ने कहा था कि मुझे गालियाँ देता है और मुझे पीटता है। आज उसने मेरा दम घुटकर मारने की कोशिश की और वहाँ मुझे डराता है और ब्लैकमेल करता है कि वहाँ मुझे मार डालेगा, मुझे जगह जगह से काट डालेगा और मुझे पिछले 6 महीनों से मार ही रहा है। श्रद्धा आगे लेटर में लिखती है कि मुझ में पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वहाँ मुझे जान से मारने की धमकी देता है। उसके माता पिता सब जानते हैं, वो मुझे पीटता है और मारने की कई बार कोशिश कर चुका है। वहाँ आगे लिखती है कि आफ्ताब के परिवार वाले यहाँ भी जानते हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते और यहाँ हफ्ते में भी आया करते थे। मैं आज तक उनके साथ रही हूँ क्योंकि जल्द ही शादी करना थी और उनके परिवार का आशीर्वाद था, लेकिन अब से मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। किसी भी तरह के शारीरिक नुकसान के बारे में सोचा जाना चाहिए क्योंकि वहाँ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वहाँ मुझे कहीं भी देखता है तो मुझे चोट पहुँचाता है। फिलहाल आफ्ताब ने कोर्ट में कहा है कि वहाँ जांच में सहयोग कर रहा है और उसने जहाँ शव के टुकड़े फेंके हैं उसने उन जगहों की जानकारी भी दी है। आफ्ताब ने कहा है कि वहाँ सब कुछ बताएगा, लेकिन घटना को ज़्यादा दिन हो जाने की वजह से वहाँ कई चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा है। आफ्ताब के वकील के मुताबिक उसे यहाँ सही तरीके से याद नहीं है कि उसने आरी कहाँ से खरीदी। आफ्ताब ने तालाब का भी मैप बनाया है जहाँ उसने श्रद्धा का सिर फेंका था। श्रद्धा मर्डर केस में बीते 13 नवंबर को दिल्ली को हिलाकर रख दिया। पीड़िता की मौत की गुत्थी सुलझाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है, लेकिन अभी भी श्रद्धा का कटा हुआ सिर कहाँ है, वो कौन सी असली वजह थी जिसके चलते उसने हत्या की है, इन सारी वजहों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में नार्को टेस्ट होना है। अब श्रद्धा हत्याकांड का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है। नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी मिल गई है। आइए समझते हैं नार्को टेस्ट में पुलिस आफ्ताब से क्या क्या सवाल पूछ सकती है। दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट होने वाला है। पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए 40 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। आफ्ताब से पूछे जाने वाले सवालों में श्रद्धा और उसके संबंधों को लेकर पूछताछ की जाएगी, जैसे वो श्रद्धा से कैसे मिले, उसने श्रद्धा को कैसे मारा, शव के टुकड़े कहां कहां फेंके गए, और भी ऐसे कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब से पूछ सकती है। जरा इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आफ्ताब, तुम कहां के रहने वाले हो? परिवार में कौन कौन है? श्रद्धा से कैसे और कब मुलाकात हुई थी? दोनों के बीच शुरुआत में रिश्ते आखिर कैसे थे? फिर पहली बार दोनों में लड़ाई कब से शुरू हुई? श्रद्धा के उसके माता पिता से कैसे रिश्ते थे? लिव इन में रहते हुए उसने कब कब श्रद्धा से मारपीट की? क्या पहले कोई पुलिस कंप्लेंट की थी या फिर नहीं? मुंबई छोड़कर दिल्ली आने की असली वजह क्या है? मुंबई से कब निकले और कहां कहां घूमने के बाद दिल्ली आए थे? इस दौरान हिल स्टेशन पर जाने की क्या खास वजह थी? क्या श्रद्धा अभी भी जिंदा है या उसे मार दिया? क्या दिल्ली में आने की वजह ही श्रद्धा को मारने की थी? दिल्ली में श्रद्धा की हत्या किस तारीख को की थी? कितने बजे और कैसे मर्डर किया था? कैसे समझे कि श्रद्धा मर चुकी है? श्रद्धा की लाश के कितने टुकड़े किए थे? घर में कहां लाश काटी थी? पहले क्या किया था? तुमने आरी और चाकू से लाश काटी थी और कौन से हथियार थे? जिन हथियारों को तुमने कहां छिपाया है? मर्डर और लाश को काटने के लिए किसी फिल्म से आइडिया लिया था क्या? खून के निशान को घर से कैसे साफ किया? कितने दिनों तक घर में लाश रखी थी? लाश के टुकड़ों को घर में कहां कहां छुपाया था? हत्या के बारे में किसी पहचान वाले को बताया था क्या? इस हत्या के बारे में क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता था? लाश के टुकड़ों को कैसे और कहां कहां फेंके? घर से कब निकलते थे
और श्रद्धा का सिर कहाँ है, उसे कहाँ छिपाया है, सिर वाले हिस्से को कब घर से बाहर ले गए थे। श्रद्धा की हत्या के बाद किसे किसे अपने कमरे पर लेकर आए थे, तुम्हारी कितनी लड़कियों से दोस्ती है। जब कोई लड़की कमरे पर आई तो क्या लाश रखी हुई थी? श्रद्धा से पहले तुमने कभी किसी लड़की के साथ तो ऐसी हरकत नहीं की। इस हत्या के बाद तुमने उसके मोबाइल फोन को कहां फेंका? अपने घर वालों को इसके बारे में क्या क्या बताया था? तुमने पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे और पुलिस से क्या क्या झूठ बोला है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो नार्कोटिक्स टेस्ट के दौरान आफ्ताब पूनावाला से पूछे जा सकते हैं। अलर्ट विद समंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अलर्ट विद समंदर के खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहे अनादि टीवी। नमस्कार। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सत्ता और संगठन जुट गया है। इसके साथ ही संघ ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा मैदानी सक्रियता के साथ ही मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को भी जमीन पर उतार रही है। पार्टी के दिशा निर्देश पर मंत्री, विधायक और पदाधिकारी किस तरह और क्या काम कर रहे हैं, इस पर तीसरी नजर रखी जा रही है। ये प्रदेश सत्ता और संगठन के बाहर के नेताओं की नजर है। इसके लिए केंद्रीय संगठन के पदाधिकारी सत्ता और संगठन के कामकाज का आकलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन दिनों भाजपा के मुख्य संगठक बी सतीश फीडबैक लेकर मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को टिप्स दे रहे हैं। साथ ही निर्देशित कर रहे हैं कि जमीन पर जाकर काम करें। वहीं इसके बाद प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी 1 to 1 कर सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं। भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव और ओम प्रकाश सकलेचा के साथ 1 to 1 मीटिंग की। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और सांसद संपतिया उइके से भी मुलाकात की। इसमें 2 चीजें मुख्य रूप से उभर कर सामने आई हैं। पहली तो ये कि आला कमान किसी भी तरीके से नेतृत्व परिवर्तन के मूड में नहीं है। दूसरी मुख्य बात ये है कि चुनाव के समय फ्री हैंड शिवराज को ही रहेगा। चुनावी वर्ष है तो ये आकलन और थोड़ा सा गहन होता भी जा रहा है और फिर वही बात की होना भी चाहिए। अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए तो आपको उसके बारे में स्टडी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है और इससे अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। 2023 में हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेकर जनता के बीच में पुनः हाजिर होंगे। इस चीज को लेकर अगर संगठन इस बारे में चिंता कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसका जितना स्वागत हो उतना कम है। कांग्रेस ने भाजपा की इस कवायद को खारिज किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि भाजपा चाहे कितनी भी बैठक कर ले, चाहे कितने भी पदाधिकारी और मंत्रियों को तैनात कर ले, सरकार कांग्रेस की बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कितनी ही टीम उतार दे जमीन के ऊपर, चाहे वो मंत्रियों की फौज उतारे, विधायकों की फौज उतारे, अपने कार्यकर्ताओं को काम दे, फीडबैक्स ले उनसे, उसके साथ साथ टिप्स दे, कुछ भी कर ले, उनका जो आला कमान है वो नजर रखे। आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में जनता का भरोसा नहीं जीत सकती है। उनको ये काम करना था जब उन्होंने सत्ता ली थी, उस वक्त जनता के कामकाज करने थे, जनता को संतुष्ट करना था, जनता की परेशानियों को दूर करना था। वो भाजपा की सरकार ने किया नहीं और 4 बार से भाजपा की सरकार है, 2 दशक पूरे हो रहे हैं, जनता मन बना चुकी है इनको बाहर निकालने का। और कमलनाथ जी की सरकार जिसका कामकाज 15 महीने में ही दिख रहा था, उसको दोबारा लाने की जनता ने 2018 में भी आशीर्वाद दिया, जनता 2023 में भी आशीर्वाद देगी। हम आश्वस्त हैं, भाजपा जो चाहे कर ले, उसका कुछ नहीं है। सतीश भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फीडबैक भी तैयार कर रहे हैं। सभी मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा लिया जा रहा है। योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन भी किया जा रहा है। 2023 के चुनाव में यही आधार बनेगा।
उधर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विधायकों और समर्थकों के परफॉर्मेंस को आधार बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। लिव इन रिलेशनशिप में एक और मर्डर और एक और लाश के टुकड़े। लाश के टुकड़े को फिर से फ्रिज में छुपाना, आधी रात में लाश के टुकड़ों को छुप छुप कर कहीं फेंकना, ये सब कुछ उसी महीने की कहानी है जब श्रद्धा का मर्डर हुआ था। उन्हीं दिनों के आसपास दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक शख्स के टुकड़े फेंके जा रहे थे। उसका नाम था अंजन दास। अब इस अंजन दास की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और कितने टुकड़े कर फेंके गए, किस गहरी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आइए पूरी हकीकत आपको बताते हैं। आपको बताते हैं कि दिल्ली में इसी साल 5 जून की वो तारीख पांडव नगर थाने के रामलीला ग्राउंड से मिले लाश के टुकड़े और 2 सफेद पॉलिथीन में, एक में पैर के घुटने का निचला हिस्सा और दूसरे बैग में जांघ का हिस्सा मिला था। पुलिस ने इन टुकड़ों की जांच फॉरेंसिक टीम से कराई। इसके बाद कई दिनों तक रामलीला ग्राउंड और उसके आसपास के जंगल में लाश के टुकड़े मिले, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। अब पुलिस ने उसकी पहचान कराने के लिए आसपास के इलाकों में लापता हुए लोगों की रिपोर्ट निकाली। ऐसे कोई शख्स नहीं मिला जो इस उम्र के आसपास का लापता हो। फिर पुलिस ने दूसरे थानों और आसपास के शहर जैसे नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव तक भी जानकारी जुटाई, लेकिन फिर भी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद पांडव नगर थाने की पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। अब फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो बताया कि ये इंसानी टुकड़े किसी पुरुष के हैं, लेकिन किसके हैं ये तो पता नहीं चल सका। कई लोगों से पूछताछ के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली, तो पुलिस ने ये भी पता लगाना शुरू किया जहाँ से ये मांस के टुकड़े मिले हैं उसे कोई तो फेंकने आया होगा। लिहाजा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। हालांकि कई दिनों की पड़ताल के बाद कटा हुआ सिर भी मिला, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 31 मई और 1 जून की रात में 2 लोग संदिग्ध हालत में उस ग्राउंड की तरफ आए थे। उस फुटेज को काफ़ी जूम करने पर पता चला कि एक लड़का और दूसरी कोई महिला, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। लेकिन एक संदिग्ध लड़के के हाथ में कुछ प्लास्टिक बैग जैसा दिख रहा था। इससे शक हुआ कि इस घटना में जरूर 2 लोग शामिल हैं, जिनमें एक महिला भी है। लेकिन ये दोनों कौन हैं, क्यों मारा और किसका कत्ल किया, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। पुलिस को सबसे हैरानी इस बात की है कि आखिर एक इंसान इतने दिनों से गायब है और उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई, ना ही कोई इसकी शिकायत लेकर कई थाने में आया। दिल्ली पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज था, उसमें 2 संदिग्ध दिखे, लेकिन सुराग नहीं, ना कोई मिसिंग। इसलिए पुलिस ने अब खुद हर घर जाकर ये पता लगाना शुरू किया कि कहीं कोई गायब तो नहीं है। खास तौर पर आसपास के इलाके में ये करने के लिए पुलिस ने कई टीमें काफ़ी समय तक जांच में लगा दी। इसके अलावा पुलिस ने आसपास के एरिया में भी ऐसे मोबाइल फ़ोन नंबर का पता लगाने में जुटी जिसे कुछ समय के लिए बंद रहा था, यानी डंप डाटा जिसको इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए नहीं किया गया हो, वो भी लाश के टुकड़े मिलने के दौरान। अब इस तरीके से जांच करते हुए पुलिस को करीब 5 से 6 महीने का समय लगा, जिसमें पता चला कि अंजन दास का नाम का एक शख्स गायब है। लोगों ने उसे काफ़ी समय से नहीं देखा। जब पुलिस उसका पता लगाने के लिए उस मकान तक पहुंची जहां अंजन दास रहता था, तो पता चला कि वहां एक महिला अपने बेटे के साथ रहती है। अब पुलिस को ये सुराग काफ़ी अहम लगा, क्योंकि सीसीटीवी में एक महिला और एक लड़का, 2 लोग काफ़ी देखे गए थे। लेकिन ये भी पता चला कि वो महिला अब पांडव नगर के बजाय त्रिलोकपुरी में रहने लगी। पुलिस ये पता लगाकर त्रिलोकपुरी पहुंची तो लड़का और महिला दोनों मिल गए। जांच में पता चला कि महिला का नाम पूनम है और उसके लड़के का नाम दीपक है। दोनों से पूछताछ हुई, तब दोनों ने पहले तो पुलिस को काफ़ी उलझाया। इसके बाद पुलिस ने अंजन दास के बारे में कई सवाल पूछे, तब पूरा राज सामने आ गया। अंजन दास के मर्डर को 30 मई को अंजाम दिया गया था,
ये घटना त्रिलोकपुरी में ही हुई थी। त्रिलोकपुरी के एक ब्लॉक नंबर 4 के एक मकान में अंजन दास और पूनम रहती थी। उस रात में पूनम का बेटा दीपक भी आया था। पहले अंजन को शराब पिलाई गई, नशे की गोलियां भी दी गई, जिसे पीकर अंजन बेहोशी की हालत में चला गया। इसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। फिर रात भर उसके शव को बाथरूम में रखा गया ताकि पूरा खून निकल जाए। खून सूख जाने के बाद उसके शव के 11 टुकड़े किए गए। फिर उसे प्लास्टिक बैग में पैक कर फ्रिज में रखा गया। फिर धीरे धीरे कर उसे अलग अलग जगहों पर फेंकने लगे और ये फेंकने का काम काफ़ी 2 या 3 दिन तक चला। लेकिन ये अंजन दास कौन था और मर्डर की वजह क्या थी, ये पूरी कहानी आपको बताते हैं। अंजन मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने पूनम और उसके बेटे दीपक को 28 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया है। अब पूनम क्या है और क्या उसकी पूरी कहानी, पहले इसको समझते हैं। पूनम झारखंड की रहने वाली है। महज 13 साल की उम्र में सुखदेव तिवारी नाम के एक शख्स के साथ उसकी शादी हुई थी। इस शादी से दोनों को एक बेटी हुई। नौकरी के लिए सुखदेव पूनम को झारखंड में छोड़कर दिल्ली आ गया था। इसके बाद वो कभी वापस पूनम के पास नहीं लौटा। आखिरकार 1997 में पूनम अपनी बेटी को लेकर अपने पति सुखदेव की तलाश में दिल्ली आ गई। उसने दिल्ली में सुखदेव को काफी तलाशा, लेकिन सुखदेव नहीं मिला। इसी दौरान त्रिलोकपुरी में रहने वाले एक कल्लू नाम के एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई। पूनम अब कल्लू के साथ रहने लगी। कल्लू से पूनम को 3 बच्चे हुए, एक दीपक और 2 बेटी। हालांकि एक बेटी की 4 साल की उम्र में ही छत से गिरकर मौत हो गई थी। कल्लू एक शराबी था, कोई काम नहीं करता था, जिसको लेकर अक्सर पूनम और कल्लू का झगड़ा होता था। इसी दौरान 2011 में पूनम की मुलाकात अंजन दास से हुई। अंजन दास एक लिफ्ट मैकेनिक था। थोड़ी दिनों में पूनम और अंजन दास एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसी बीच 2016 में कल्लू की मौत हो गई। कल्लू की मौत के साल भर बाद 2017 से पूनम अपने बच्चों के साथ अंजन दास के साथ रहने लगी। अंजन दास के साथ रहते हुए तब पहली बार पूनम को पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है। उसके 8 बच्चे हैं। उसके बच्चे और पत्नी बिहार में रहते हैं। अंजन को भी शराब पीने की लत थी। पूनम के साथ रहने के दौरान उसने कामकाज भी छोड़ दिया था। अब वो पूरी तरह से पूनम पर निर्भर था। बिहार अपने घर, बीवी, बच्चों को खर्चा भेजने के लिए वो हमेशा अक्सर पूनम के गहने और पैसे चुराने लगा। इसी बीच 2018 में पूनम के बेटे दीपक की शादी हो गई। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। पूनम की एक बेटी की भी शादी हो चुकी थी, मगर शादी के बाद तलाक भी हो गया था। वो बेटी अब पूनम के साथ रहती थी। इसी दौरान पूनम को पता चला कि अंजन दास उसकी तलाकशुदा बेटी और अपनी बहू यानी दीपक की पत्नी पर बुरी नज़र रखता है। उसने कई बार दोनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। पूनम से ये बात दीपक को पता चली और यहीं से अंजन दास की मौत की स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गई। माँ बेटे ने तय कर लिया और वो अंजन दास को सबक सिखाकर रहेंगे। 30 मई 2022 की रात त्रिलोकपुरी के इसी घर में दीपक और पूनम ने अंजन को शराब पिलाई। उन्होंने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। दीपक पहले से ही एक डेगर खरीदकर घर में छुपा चुका था। शराब और दवा का असर होते ही दीपक ने डेगर निकालकर अंजन के गले पर वार किया। इसके बाद उसने उसके पूरे जिस्म पर कई वार किए। कत्ल करने के बाद पूरी रात लाश इसी कमरे में पड़ी रही। अगली सुबह तक खून जम चुका था। माँ बेटे ने मिलकर सारा खून साफ किया। फिर दोनों लाश के टुकड़े करने बैठ गए। लाश के टुकड़े कर पॉलीथीन में भरा और उसी फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। 31 मई की रात को फ्रिज से टुकड़ों की पहली किस्त निकाली और माँ बेटे घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर इस रामलीला मैदान में जा पहुंचे। ये सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त का है। इसके बाद अगले 3-4 दिनों तक वो इसी तरह दिन और रात में लाशों के टुकड़े को फ्रिज से निकालकर रामलीला मैदान की झाड़ियों और गंदे नाले में फेंकते रहे। जब लाश के सारे टुकड़े ठिकाने लग गए तब इन्होंने पूरे घर की फिनाइल से सफाई की, फ्रिज साफ किया और फिर पूरे कमरे को पेंट भी करवा दिया। 6 महीने बीत चुके थे। माँ बेटे अब भी कानून की गिरफ्त से दूर थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बेहद खास तरीके से दोनों कातिलों को दबोच लिया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन आपके आसपास ऐसे संदिग्ध लोग दिखे तो उनसे अलर्ट रहिए और पुलिस को सूचना दें।
कुख्यात अपराधी फिरोज अहमद की, जिसने अपराध की दुनिया से मुक्ति पाने के लिए एक बड़ा संगीन अपराध कर डाला। पुलिस रिकॉर्ड में खुद को मृत दर्शाने के लिए अपने हुलिये से मिलते जुलते व्यक्ति की हत्या कर उसको फिरोज की डेड बॉडी साबित करने के लिए एक साजिश रची। आज की कहानी एक ऐसे अपराधी की जिसने सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसी सीरियल के एक क्राइम सीन को अपनी असल ज़िंदगी में प्लान किया और ऐसे ही साजिश का ताना बाना तैयार किया कि क्राइम थ्रिलर फिल्म में भी उसके सामने फेल हो जाए। यह सच्ची कहानी है यूपी के प्रयागराज की। यहाँ रहने वाले एक खतरनाक अपराधी फिरोज अहमद पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। हर रोज़ उसे पुलिस का डर सताता था, यहाँ तक कि जेल आने जाने और मुकदमा लड़ने के लिए उसने लाखों रुपए का कर्ज ले रखा था, जिससे अब वो इसी मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था। इसी दौरान इस अपराधी ने एक क्राइम सीरियल देखा और तैयार की एक खुद की कत्ल की साजिश। दरअसल क्राइम सीरियल में फिरोज अहमद ने देखा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक शख्स अपने जैसे हुलिया का आदमी की तलाश करता है, फिर एक कत्ल कर देता है और यहीं से साजिश शुरू होती है। अब साजिश का आइडिया फिरोज खान के दिमाग में आ चुका था, लिहाजा उसने अपने जैसे दिखने वाले एक शख्स की तलाश शुरू कर दी। इस काम में फिरोज ने अपने 2 साथियों की मदद ली। ये 2 साथी शिव बाबू और शमशेर अली थे। जल्द ही फिरोज अहमद की तलाश पूरी हो गई और प्रयागराज के एक स्टेशन पर इन तीनों को फिरोज के हुलिये से मिलता जुलता शख्स भी मिल गया। फिरोज और उसके साथियों का शिकार था सूरज गुप्ता नाम का एक शख्स। तीनों ने सूरज को अपने साथ शराब पिलाने का न्योता दिया, जिसे सूरज ने स्वीकार कर लिया। पूरी प्लानिंग के तहत 16 अक्टूबर की शाम फिरोज, शिव बाबू और शमशेर ने सूरज गुप्ता को लेके गए, जहां उसे शराब पिलाई और मौका देखकर उसका गला काट दिया। अब चूंकि सूरज हिंदू था और फिरोज मुसलमान, लिहाजा स्क्रिप्ट तैयार थी। उसके मुताबिक सूरज के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से रेत दिया, सिर धड़ से अलग कर उसे नहर में फेंक दिया और लाश को जलाकर भी फेंक दिया। प्लानिंग के मुताबिक फिरोज ने बिना सिर की लाश के पास अपना लाइसेंस और पर्स छोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो, और पूरा क्राइम स्क्रिप्ट की तरह था। केस के मुताबिक फिरोज साबित करना चाहता था कि ये लाश उसी की है। यानी दूसरे दिन जब 17 अक्टूबर को पुलिस को मर्दापुर ढाबे के पास एक सिर कटी लाश मिलने की सूचना मिलती है, तो मौके वारदात पर जब पुलिस पहुंचती है तो जांच शुरू की तो उन्होंने देखा कि यहाँ लाश फिरोज नाम के एक अपराधी की है। जांच धीरे आगे बढ़ी। हर बात पुलिस को चौंका रही थी। मसलन मरने वाले का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, लेकिन उसके हाथ पर त्रिशूल गोदा हुआ था। शक की सुई पुलिस को यहीं से शुरुआत हुई और पुलिस ने मृतक के अंडरवियर की एक तलाशी ली तो उसमें एक कागज का टुकड़ा मिला। इस पर्ची पर एक मोबाइल नंबर लिखा था जो कि मृतक के परिजनों का था। पुलिस ने नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि मरने वाले का नाम सूरज गुप्ता है। सब कुछ साफ हो चुका था, जो कि बक्सर बिहार का रहने वाला है। और अब पुलिस को समझते देर नहीं लगी। कातिल ने अपने ही कत्ल की साजिश रची थी, लिहाजा पुलिस को यह सब पता चल चुका था। पुलिस ने फिरोज की तलाश शुरू कर दी। फिरोज की तलाश में पुलिस और उसके घर पहुंची तो पता चला कि वो कई दिनों से घर नहीं आए हैं। फिरोज की तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी की और एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। फिरोज के पैर में पुलिस की गोली लगी थी। सूरज का कत्ल करने के बाद फिरोज ने अपना हुलिया भी बदल लिया था। उसने सिर और दाढ़ी के बाल मुंडवा लिए थे। वहाँ गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। कहते हैं कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जरूर चूक करता है, और यही चूक थी जो पुलिस की जांच का अहम हिस्सा बनी। और पुलिस जांच में अपराधी की खूनी करतूतों का खुलासा उसी हुबहू अंदाज में हो गया। अब आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताते हैं, श्रद्धा मर्डर केस की, उन 5 जरूरी सबूतों और उनकी सच्चाई के बारे में जो श्रद्धा मर्डर केस की जांच में सबसे अहम साबित होने वाले हैं। ये सबूत आफ्ताब को दिलवा सकते हैं फांसी। देखिए क्या है श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की सबसे अहम 5 ये कड़ियाँ।